डाइजेस्टिव हेल्थ, तो मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी कि डाइजेस्टिव हेल्थ में आपको क्या लगता है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए? आप कैसे करते हो? उठते हो, भागते हो, हर एक को जॉब रहता है, टाइम नहीं रहता खाने के लिए, हम 5-10 मिनट भी नहीं निकालते, सिर्फ भागते रहते हैं। हाँ, बाद में खा लूंगा, कहीं पे मिला तो खा लूंगा ना, ऐसे नहीं करना है, आपको बाद में पता चलेगा। तो मैं ये पूछती हूँ कि आपके पास, सबके पास मोबाइल है ना? थोड़ा चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करो। मोबाइल है आपके पास? किसी के पास गाड़ी है? तो उसको चलाने के लिए आप क्या करते हो? हाँ, मोबाइल मोबाइल चलाने के लिए हम यस, चार्ज, यस, वेरी गुड। चार्जिंग करते, क्यों करते हैं? एक दिन किया तो चल जाएगा ना, दूसरे दिन फिर से क्यों करते चार्जिंग? कोई कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे ही हम जो गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल भी एक बार डाले तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी चल जाएगी ना बहुत दिन, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से डालना पड़ता है। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है कि हमें जो खाना है ना, वो सिर्फ ठूसना नहीं होता है, खाना नहीं होता है। तो उसे क्या बोलते हैं ना, स्मेल लेके धीरे से बैठ के खाना होता है, और वो रोज खाना होता है, सिर्फ खाना नहीं, न्यूट्रिशियस खाना खाना पड़ता है। तो वो जो जैसे पेट्रोल अच्छा वाला डालेंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, मोबाइल अच्छा लेंगे जिसका चार्जिंग अच्छा होगा, चार्जर अच्छा होगा, चार्जिंग होगी तो मोबाइल भी अच्छे से चलेगा, डेड नहीं होगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी रहती है कि हमें जो अच्छा डालोगे वो हमारी गाड़ी चलती रहेगी, बॉडी की गाड़ी चलती रहेगी। तो हम देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ के टॉपिक की ओर। डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, जैसे हम सबको पता है, हमारी शुरुआत खाने से शुरू होती है, मुंह से, फिर फैरिंग्स, फैरिंग्स को श्वास नलिका कहा जाता है, वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ना, वहां से आप में थुमकी बोलते हो या फिर सलाइवा कहता है, तो वो वहां पे हमारे मुंह में आता है। फिर वहां से अन्न नलिका शुरू हो जाती है, फिर वो जाके स्टमक में आती है। स्टमक के बाजू में 2-3 ऑर्गन्स है, यहाँ पे लीवर है, देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और पैनक्रियास, जिनको नाम है। फिर यहाँ से ये जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटे छोटे आंतड़ियां दिखती हैं, उसमें वहां से कनेक्ट होके फिर ये बड़े आंतड़ियों में ज्वाइंट होती है, और लास्ट में रेक्टम और फिर एनस। तो हमें, ये हमारी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी ये वर्क कैसे करता है, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, हिंदी में है, सबको समझेगा, लेकिन प्लीज ध्यान से सुनो। अगर ये सुनोगे तो फिर मैं जो आगे बताने वाली हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत से देखते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं, इसमें लार यानी कि सलाइवा मिल जाता है। मुंह के सलाइवा ग्लैंड्स लार स्रावित करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जो कि स्टार्च का विखंडन करते हैं। स्टार्च एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन मुंह से लंबी नलीनुमा ग्रसिका से होकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का भीतरी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है, जो प्रोटीन और फैट्स के पाचन में मदद करते हैं। लेकिन भोजन का आमाशय में पूरी तरह पाचन नहीं होता है। आमाशय से आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। लिवर एक रसायन स्रावित करता है जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में मदद करता है। लिवर एक भूरे रंग की ग्रंथि है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले जैसा अंग में संग्रहित रहता है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस स्रावित करके पाचन में मदद करती है। इसे पैंक्रियास यानी कि अग्नाशय कहते हैं। पैंक्रियास एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होता है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर क्रिया करता है और उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। पित्त रस, अग्नाशय रस इंटेस्टाइन में इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं।
इंटेस्टाइनल जूस और अग्नाशय रस में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को विघटित करने वाले एंजाइम्स होते हैं। पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। पोषक तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भीतरी दीवार में उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। प्रत्येक विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं। विली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। बचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, वह बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से पानी अवशोषित कर लेता है। पानी के अवशोषण के बाद अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंत में स्थित थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड को मल या फेसिस या स्टूल कहते हैं। समय समय पर ये फेकल मैटर एनस या गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन नली में मुख, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, आमाशय यानी कि स्टमक, क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रेदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और इसके साथ ही मलाशय और गुदा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित ग्रंथियां, लिवर, पैंक्रियाज, ये सब मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं। सबने सुना अच्छे से? चलो, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो ये चार इसमें डाइजेशन होता है उसका। पहले तो हम जो खाते हैं मुंह में जाता है, फिर उसे चबाते हैं और वो फिर अंदर ढकेला जाता है, तो उसे प्रोपल्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद वो स्टमक में चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। तो पेट में सेकेंड रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन। वहां पे एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो वहां पे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। जैसे हम चबाते हैं, चबाना एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। पेरिस्टाल्सिस बोले तो यहाँ पे हमने ना ढकेलते आगे, जैसे लहरा रहता है ना समुद्र की, वो आगे आगे ढकेलते हैं। वैसे ही हमारा खाना जो है, ये जो इंटेस्टाइन होते हैं, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रहती है उनमें, तो वो आगे आगे ढकेलते जाते हैं। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और थर्ड है एब्जॉर्प्शन। ये जो भी हम खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सब एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, और फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हो गया बेसिक। तो अभी क्या है कि देयर आर रीजंस व्हाई डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। हमारे लिए डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसके लिए ये फर्स्ट है कि न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं और चबाना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े घास लेते हैं, तो उसको हम बारीक करते हैं। हाँ, वहां से वो जो मटेरियल है, हम जो खाना खाते हैं, वो हमारे पेट से होके हमारे स्टमक में चला जाता है। वहां पे डाइजेशन होता है और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारे बॉडी को जहां पे जरूरत है वहां पे चले जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। तो डाइजेशन, जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो हमारे बोन्स अच्छे होंगे, हमारे मसल्स अच्छे होंगे और हमारे इम्यूनिटी की डिफेंस पावर भी बहुत अच्छी होगी। जो वायरस, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम बोलते हैं, वो होता है तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, अगर वो इन्फेक्शन हुआ भी तो वो उसे फाइट कर सकता है। लेकिन अगर ये डाइजेशन हमारा अच्छा ही नहीं है तो हमारे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे क्या? नहीं होंगे। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे और टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बढ़ते जाएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। हम जैसे बोलते हैं मेरा पेट खराब हो गया, मुझे डायरिया हो गया, मुझे लूज मोशन लग गया, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, मुझे ना कुछ भी किया तो मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मेरे बोन्स बहुत वीक हो रहे हैं, मुझे इतना स्टैमिना नहीं है, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी गुस्सा हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी लेवल लो है ना।
तो ये इसका सबका कारण है, हम जो खाते हैं वो हमारा प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है। सेकेंड ये है कि इसमें ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन उसे बाहर, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर भी जाना पड़ेगा ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो दो तरह से बाहर निकलता है, एक तो यूरिन के थ्रू और या तो स्टूल के थ्रू। तो जब सब अच्छा रहता है तो हमारी बॉडी भी अच्छे से रिएक्ट करती है, लेकिन जब हमारा डाइजेशन पुअर होता है, हमारा इनडाइजेशन होता है, पचता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन में फिर हमें पूरा मल बाहर नहीं जाता है, और उसके अपोजिट कभी कभी किसी को लूज मोशन या डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि वहां पे ना जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया के बहुत अच्छा होता है, तो वो बैक्टीरिया वहां पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, जैसे पेट फूकना है, गैसेस होना है, अब हमारा पेट में दर्द होना, तो ये सब इसकी वजह से होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हमारे बाउल मूवमेंट्स, जो हमारे बाउल मूवमेंट्स रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे जो दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये कोलोन, रेक्टम, तो ये इनका जो मैंने बोला कि हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट रहता है, वो आगे आगे ढकेलते रहते हैं, है ना, हम जो भी खाना खाते हैं। तो वो जो है हमारा, हमने खाना खा लिया, फिर न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो बाउल मूवमेंट्स अच्छे हुए, तो सब हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हमारा डाइजेशन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां पे डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है ना, वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें डायरिया लग जाता है, कभी कभी वो चलते ही नहीं है, वहीं पर कॉन्स्टिपेशन, हम बहुत बहुत प्रेशर लगाते हैं लेकिन होता ही नहीं है, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट फूगना, यूरिन नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इरेगुलरिटी होना शुरू होती है। इसलिए हमारा बॉवेल मूवमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ये ऑर्गन्स, यहाँ पे लीवर देखा आपने, लीवर है, स्टमक, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और डिओरिनम। तो यहाँ पे कैसे ये जो ऑर्गन्स है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। हम बोलते हैं मेरा पेट खराब हो गया, लेकिन पेट दर्द भी हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक वजह से नहीं होता है कि सिर्फ खाना खाया है उसकी वजह से पेट दुख रहा है, नहीं, ये ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनमें कुछ बिगाड़ हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो आपको डाइजेशन को भी प्रॉब्लम होता है, या फिर डाइजेशन को प्रॉब्लम आ गया तो ये ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। कैसे, तो यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव, हम जो खाना खाते हैं, वो जो फूड है, तो वो हमारे गॉल ब्लैडर के फंक्शन को अफेक्ट करता है। गॉल ब्लैडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन डाइजेशन भी नहीं हो रहा है फैट्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें गॉल ब्लैडर के स्टोन होना स्टार्ट होता है। ऐसे ही किडनी से रिलेटेड होता है कि जैसे भी ये न्यूट्रिएंट्स, किडनी को जो फॉस्फोरस, ऑक्सलेट जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण कभी कभी किडनी स्टोन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत मैटर करता है, और हर एक ऑर्गन का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं हमारा डाइजेशन भी खराब हो गया, तो ठीक है, उसमें फिर कभी कभी बहुत थकान आती है, मसल पेन करता है, जॉइंट पेन करते हैं, बोन्स में ताकत नहीं रहती है, तो वो क्यों होता है? तो यहाँ पे डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एब्जॉर्प्शन भी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे बोन्स के लिए विटामिन डी और मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। और ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम और कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रेंथन देता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है हमारे बोन्स को। तो अगर ये अच्छे से नहीं होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो विटामिन डी है, वो हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हम कैल्शियम हमारे बोन्स को नहीं मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो हमारे टिश्यूज, जो कार्टिलेज रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं हमारे जॉइंट्स के, बोन्स के, तो उनको वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो वहां पे टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं मसल्स में, बोन्स के आजू बाजू में, तो फिर हमें
वहां पे पेन और इरिटेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, वो हमारे शरीर में बढ़ता गया, तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, उसके क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं वो, और हमारे जॉइंट्स के आजू बाजू में जमा होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर ज्यादा दिन तक रहा तो उससे गाउट गाउट की प्रॉब्लम्स होती है। वैसे ही बोन्स में अगर हम कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम हमारे बोन्स को चाहिए रहता है, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से, वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से हमारे जो बोन्स है वो बहुत वीक हो जाते हैं, ठिसूल बोलते हैं उसको, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे दांत। हमारे दांत 90% ऑफ हमारे जो ओरल कैविटी है ना, जो मुंह है ना, वो बहुत अच्छा काम करती है डाइजेशन का। जो भी हम निवाले खाते हैं उसको बारीक करना, एक प्रॉपर शेप में लाना, जैसे कि हम उसे निगल सके नीचे। तो इसमें भी ना हमारे दांतों के लिए कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन ये अगर हमारे शरीर में कम हो गए तो हमारे जो दांत है ना, वो डिटोर, वो ऊपर का जो कवरिंग होता है वो वीक हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो जब हम कहते हैं ना हमें एसिडिटी होती है, बहुत सारी एसिडिटी होती है, मुंह में आ जाता है, ये अगर हर बार होते रहा तो हमारे दांत खराब हो जाते हैं, फिर वहां पे ओरल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, हमारे जो गम्स रहते हैं ना उसमें भी इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शन हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और ओरल कैविटी से। तो डाइजेशन कम अच्छा नहीं रहा, हमारे दांत भी अच्छे नहीं रहे, तो फिर जैसे एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर क्रॉन्स डिसीज होता है, जिसमें हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है। तो उस वो हमारे एसिडिटी रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो वो हमें, हमारे मुंह में वो खटास आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, दांत दुखते हैं, खाना कम खाते हैं, डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है, और हमारा जो न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए, वो नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारी इम्यूनिटी लेवल। जो हमारी इम्यूनिटी लेवल है, हमारी डिफेंस डिफेंस सिस्टम है, वो स्ट्रांग रही तो हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन डाइजेशन और इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि 70% हमारे इम्यून सेल्स है वो हमारे गट में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। तो ये अगर हेल्दी रहे तो हमें कोई भी इन्फेक्शन होने दो, हम उससे फाइट करते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन अगर अच्छा नहीं रहा तो क्या होता है ना कि ये इम्यून सिस्टम को, वो जो बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। डाइजेशन कम होता है तो बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे भी और बड़ा ज्यादा जान लगा देती है उनको मारने में। लेकिन होता क्या है ना, इसकी वजह से ना हमारी इम्यून सेल्स क्या करती है, जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको भी मारती है, और जो बैड बैक्टीरिया उनको तो मारती है, लेकिन इसकी वजह से जो अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं ना। तो फिर इसकी वजह से और इन्फेक्शन, वो जो कंडीशन हमारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं, राइनाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया। ये हर एक, जैसे जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते जाता है उनमें फिर वो बीमारियां शुरू हो जाती है। तो हमारा, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्किन। कहा जाता है कि सब कहते हैं कि तुम्हारा डाइजेशन अच्छा है तो तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुम्हारे चेहरे पे एक्ने है, अरे तुम्हारा शायद डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो ऐसे क्यों होता है? तो यहाँ पे हम ये जो स्किन सेल्स होती है, ये हमारे इम्यून सेल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत रिलेट होती है। इनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो सब हमारे स्किन पे दिख के आता है। अगर हमारा डाइजेशन, इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है, बहुत अच्छी चीज दिखती भी है, सेल्स को भी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई, तुम्हारा डाइजेशन खराब हो गया, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, पेट में फिर और बीमारियां बढ़ती है, वो बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, ज्यादा बढ़ने की वजह से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। और ये रिसर्च में पाया गया है कि स्ट्रांगली उन्होंने कहा है, रशिया में 54% लोगों पे टेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये इम्यूनिटी और डाइजेशन अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारी स्किन हमका खराब होती है। तो नेक्स्ट है
हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अगर डायरिया लग गया किसी को तो कैसे लगता है, कब भागू कब जाऊं, एक जगह बैठ नहीं पाते, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या क्या दिमाग में आता है, अब क्या होगा, बाहर है। वैसे ही कॉन्स्टिपेशन में भी प्रॉब्लम आती है ना, जाके बैठते एक एक दो दो घंटे, क्या क्या होता है हर एक को मालूम, जिसको प्रॉब्लम हुई है उनको पता होगा। तो इसमें भी वही है कि हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो ये जो विटामिन है, विटामिन सी एंड डी, जो हमारे शरीर में सीरोटोनिन करके हार्मोन है वो रिलीज करता है, उसकी वजह से हमारा जो मूड है वो अच्छे से रहता है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, हमें फिर फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, फिर हम इमोशनल स्टेज में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल में हम वही सोचते रहते हैं। तो वो मूड स्विंग बहुत ज्यादा, फिर जिसको प्रॉब्लम होती है उसको भी पता है कि ऐसा किसी को ना हो। कोई बोलते जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है नहीं है ना, तो तू बहुत सुखी है। तो ऐसे ही इसमें फिर अगर डाइजेशन खराब हो गया तो हमारे पेट में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती है, हमें उल्टी जैसा मतली जैसा होता है। तो ये सारे हो गए हमारे क्या रीजंस है। इन सब रीजंस की वजह से अभी आपको सबको पता चल गया हो कि इनमें से आपने नोट डाउन भी शायद किया हो कि क्या करना चाहिए और क्यों क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक्यूट कंडीशन दिखती है, जैसे अगर पेट खराब हो गया तो स्टार्टिंग में हमें भूख नहीं लगती है, पेट फूक जाता है, वॉमिटिंग नोशिया जैसे किसी किसी को भी हो सकता है। ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत जनों को होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे क्रॉनिक कंडीशंस भी होते हैं, जब अगर ये बहुत ज्यादा कंटिन्यू रहा और तो इसमें हमें बीमारियां भी ये होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर्स हो गए, गैस्ट्राइटिस हो गया, गैस्ट्रोपैरेसिस हो गया, गॉलस्टोन हो गया, तो और सारे इरिटेटिव नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है, अभी हमें कैसे इम्प्रूव करना है हमारे डाइजेशन को। तो हमारे डाइजेशन के लिए ना हमें फास्ट फूड बहुत अवॉइड करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फाइब्रस फूड खाना चाहिए, हर बार हाइड्रेट रहना चाहिए, और हम जो खाना खाते हैं ना वो रेगुलर टाइम पे खाना चाहिए। तो इसमें पानी पानी हम जो पीते हैं ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सब बोलते हैं कि अब हमें पानी पीना चाहिए। 20 kg, जिसका वेट 20 kg में 1 लीटर लेना चाहिए। अगर 80 kg है तो 4 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। तो हमें हमारा शरीर हाइड्रेट रखना चाहिए इसकी, ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। फाइब्रस डाइट लेना चाहिए, जिसमें ये जो फाइबर क्या करता है ना कि हमारा जो बॉवेल मूवमेंट है उसको रेगुलर करता है। उसको कुछ तो चाहिए ना, सॉलिड मटेरियल जो आगे ढकेल सके, तो उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स भी चाहिए। फिर हम बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो क्यों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसमें खाना चाहिए। ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलिश नहीं होनी चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। हम फिश खा सकते हैं, हम पोल्ट्री के ये सब खा सकते हैं, लेकिन मीट जो है उसे, जो प्रोसेस्ड मीट होता है उसे हमें कम खाना चाहिए, उसमें लिमिट है, नहीं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम कर देगी। शुगर का भी प्रमाण आपको कम करना चाहिए। फिर आता है जो हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक्स जैसे दही में प्रोबैक्टीरिया होते हैं, तो यह प्रोबायोटिक्स हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छे से रखता है। जैसे हम कभी बीमार पड़ते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बैड बैक्टीरिया वो तो मरते ही हैं, लेकिन उसके साथ हमारे गुड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रोबायोटिक यूज करना चाहिए। यहाँ पे हम जो खाना खाते हैं, कभी भी दौड़ भाग के 10 मिनट है मुझे टाइम नहीं है ऐसे करके कभी खाना नहीं चाहिए। अच्छे से 5 मिनट निकालो, बैठो, धीरे धीरे उसको एंजॉय करके फूड खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, बस 10 मिनट में काम हो जाता है। फिर उसमें आता है आपको एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कहा जाता है थोड़ा तो हिलना चाहिए, डुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और जो ग्रेविटी होती है वो हमारे जो फूड को है ना मूवमेंट देती है, जो हम खाना खाते हैं उसे नीचे जाने में या फिर आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे हम खाना खाने के बाद हमें शतपौली कहा जाता है कि आप शतपौली करो, 100 स्टेप्स तो भी चलो। क्यों? क्योंकि यही जो मील है हमारा डाइजेशन बाद में अच्छे से होता है, वो आगे ढकेले जाता है, नहीं और फिर सुबह तक वो अच्छे से हम बाहर भी निकाल पाते। वैसे ही खा लिया सो गए तो वो डाइजेशन होता नहीं है, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है।
आगे है अल्कोहल और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल क्या करता है ना कि हमारा शरीर का जो एसिडिक लेवल है वो बहुत बढ़ा देता है। उसकी वजह से हार्ट बर्न, जो हमें एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है, स्टमक कैंसर, स्टमक अल्सर्स भी होना शुरू हो जाते हैं। और जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग तो जो हमारे एसिड रिफ्लेक्स को बहुत डबल टिबल से बढ़ा देती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी उनमें होती है। और ये जो स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस भी मैनेज करते आना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, किसी को पेट की बहुत प्रॉब्लम होती है, अच्छे से नहीं होता है, तो उसमें जो स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो उसे भी हमें कंट्रोल करने आना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन करो थोड़ा सा, हम जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो चीजें करना स्टार्ट कर दो, फिर आप